नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। तो आइए हमेशा की तरह बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये मेरी आप बीती है। लोग कहते हैं कि डर आंखों का धोखा होता है, लेकिन सच तो यह है कि कई बार हमारा मन सत्य को आंखों से पहले पहचान लेता है। कुछ जगहें ऐसी होती है जहां डर का कोई चेहरा नहीं होता, बस एक एहसास होता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में ठंड की तरह उतरता जाता है। मेरा मानना है कि भूत मर चुके लोग नहीं होते, बल्कि उस जगह में कैद अतीत की वो जिंदा परछाइयां होती है जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं पाता। और इसलिए ये मेरी आप बीती कुछ अलग है। मेरा नाम हेमंत भोसले है। जालना के पास एक छोटे से गांव के किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था। हमारे इलाके में सूखा हमेशा ही एक अभिशाप रहा है और इसलिए घर में पैसों की तंगी हमेशा ही बनी रहती थी। पर मेरे पिताजी ने कभी हार नहीं मानी। वो बहुत मेहनती थे और ये उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने जल संसाधन विभाग में तकनीकी सहायक के पद पर सरकारी नौकरी हासिल की। बचपन से ही मुझे बांध, नदियों और जंगलों के कामों में बड़ी दिलचस्पी रही थी और इसलिए ये नौकरी मेरे लिए किसी सपने जैसी थी। सरकारी नौकरी लगते ही शादी की बात चलने लगी। संगीता घोरपड़े से मेरा रिश्ता तय हुआ। उसका परिवार पूजा पाठ करने वाला और भगवान में गहरी श्रद्धा रखने वाला था और शायद इसलिए संगीता शांत और मासूम थी। उसके नैन नक्श और उसकी सादगी ने पहली नजर में ही मेरा दिल जीत लिया था और मेरे माता पिता ने भी उसे तुरंत पसंद कर लिया। फिर हमारी जल्द से जल्द शादी करा दी गई। हमारी शादी सीधे साधे तरीके से हुई और फिर हम जालना में ही अपनी गृहस्थी बसाकर सुख से रहने लगे। लेकिन सरकारी नौकरी थी तो तबादला होना ही था। करीबन 4 या 5 साल बाद मेरा तबादला हुआ और मेरी पोस्टिंग एक घने जंगल के बीच एक पुराने बांध के पास हो गई। वो जगह घर से काफी दूर थी, इसलिए मुझे वहीं पर बने एक सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट होना पड़ा। वहां जो भी कुछ घर थे वो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन उनमें से हमारा घर थोड़ा अलग था। मतलब वो घर बरसों पुराना था, लकड़ी और पत्थर से बना हुआ, और उसके आसपास मीलों तक सिर्फ घना जंगल और बांध का पानी था। हम जरूरी सामान वगैरह लेकर उस नए घर पहुंचे। वैसे घर तो पुराना था ही, लेकिन हमारे लिए वो नया था। उस पुराने घर में हमारा वो पहला दिन था। हम अभी सामान लगा ही रहे थे कि अचानक मुझे ऊपर के कमरे से कुछ सरकने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठाई तो देखा कि संगीता भी छत की तरफ देख रही थी। शायद उसने भी वो आवाज सुनी थी। हम जिस कमरे में थे उसके ठीक ऊपर एक बंद कमरा था जिसे हमने अब तक देखा ही नहीं था। आवाज स्पष्ट थी, जैसे कोई भारी लकड़ी का कुछ फर्श पर घसीट रहा हो। मैंने संगीता की आंखों में देखा और उसे दिलासा देते हुए किचन की ओर कदम बढ़ाए। रसोई के ठीक ऊपर वो बंद कमरा था। वहां पहुंचते ही फिर से वही आवाज आई, मानो कोई जानबूझकर एक कोने से दूसरे कोने तक कोई चीज खींच रहा हो। मैंने संगीता से बस इतना कहा, रुको मैं देख कर आता हूं, कोई चूहा या बिल्ली वगैरह घुस आई होगी। पर जैसे ही मैंने ये बात कही, अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। मैंने ऊपर जाकर देखा तो वहां एक कमरा था जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। तब उस ताले की चाबी कहां थी मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने दरवाजे की दरार से अंदर देखना चाहा, पर वहां मुझे अंधेरे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। चाबी भी वहां कहीं दिखाई नहीं दी तो मैं वापस नीचे आ गया। फिर संगीता की ओर देखा और अपना सिर ना में हिलाया, जिसका मतलब था कि वहां कोई नहीं है। संगीता भी खामोश रही। दिन बीतते गए। वैसे काफी दिन बीत गए होंगे और मैंने एक बात नोटिस की।
संगीता की एक अच्छी बात थी कि वो हमेशा भजनों को गुनगुनाती रहती थी, पर वहां आने के बाद से वो गुमसुम रहने लगी थी। उस दौरान पास के क्वार्टर की औरतों से उसकी जान पहचान हुई थी, पर वो उदासी उसके चेहरे से गई नहीं। मैं जब भी उसे देखूं, वो खिड़की से जंगल के हिस्से को घूरती रहती थी, उस बांध के हिस्से को। मतलब जब भी मैं देखता तो उसका ध्यान उसी तरफ होता था, और उसे आवाज दो तो वो अचानक से होश में आ जाती। वो उसे ऐसी नजरों से देखती थी जैसे जंगल का वो सन्नाटा उसे निगले जा रहा हो। अब मेरा काम भी ऐसा ही था कि मुझे अक्सर काम के सिलसिले में साइट पर देर रात तक रहना पड़ता था। कभी रात के 1 बजते तो कभी 3। उन दिनों काम भी बहुत था, और मेरे लिए बरसात के मौसम से पहले बांध की दरारों की जांच करना बहुत जरूरी था। एक रात मुझे हमेशा की तरह घर लौटने में देर हो गई थी। मैं अपनी पास की चाबी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला गया। मैं जानता था मेरी बेटी और संगीता सो रही होती है, और इसलिए मैंने उसे आवाज नहीं दी। मैं चुपचाप से अपना हाथ मुंह धोकर कमरे में चला गया, और मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। देखा तो बच्ची सो रही थी, और संगीता अपनी आधी खुली आंखों से मुझे डरी हुई नजरों से देख रही थी। मुझे लगा कि अचानक आने से या फिर यहाँ की एकांत की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। मैं थोड़ा और अंदर गया तो वो एकदम से घबराकर उठकर बैठ गई। उस पल उसकी सांसें तेज चल रही थी। मैंने उसे धीमी आवाज में कहा, संगीता, मैं हूं हेमंत। और मैं तुरंत उसके पास चला गया। फिर उसने अपने आप को शांत किया। तब मैंने उसे पूछा, क्या हुआ, आज इतनी डरी हुई क्यों हो? उसने ना में सिर हिलाकर कहा, मुझे लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है। मैंने उसके सिर को सहलाया। पगली, मैं हमेशा इसी वक्त तो आता हूं। ठीक है, तुम सो जाओ। और वो बिना कुछ कहे सो गई। पर दूसरे हफ्ते एक और घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस दिन मैं जल्दी घर लौट आया था। रात के सिर्फ 9 बज रहे थे। मैं साइकिल खड़ी कर आंगन में दाखिल हुआ। पीले बल्ब की मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि संगीता साक्षी को लेकर आंगन में बैठी है, और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। मैंने साक्षी को अपनी गोद में उठाया और संगीता से पूछा, क्या हुआ संगीता, तुम ऐसे बाहर क्यों बैठी हो? कम से कम साक्षी को अंदर सुला तो देती। संगीता ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हेमंत, दोपहर से छत पर कोई चल रहा है। बार बार आवाज आती थी और फिर अचानक थम जाती थी। पहले लगा कि उस बंद कमरे में कोई है, पर ऊपर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर शाम को मैं आंगन में धूप में सूखने के लिए रखे कपड़े उतार रही थी। तब मेरा ध्यान छत की ओर चला गया। मुझे वहां छत पर किसी की परछाई दिखी और मैं बहुत घबरा गई। मुझसे अंदर रहा नहीं गया और इसलिए मैं साक्षी को लेकर बाहर आ गई। हेमंत, हमारे घर में कोई है। मुझे बहुत डर लग रहा है हेमंत। संगीता बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर फिर भी मैंने उसे हिम्मत देने के लिए हंसते हुए कहा, अरे पगली, अंदर जाकर लाइट जला देनी थी ना। लाइट जलती तो डर अपने आप भाग जाता। संगीता ने तब गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैंने लाइट चालू की थी, पर जैसे ही मैं लाइट चालू करती थी वो आवाज बंद हो जाती थी। फिर कुछ देर बाद लाइट अपने आप बंद हो जाती और फिर से वो आवाज आने लगती। ऐसा लगता जैसे छत पर कोई पागलों की तरह नाच रहा है। मैंने उसकी सारी बात सुन ली और फिर मैंने उसे आंखों से ही इशारा किया कि मैं देखता हूं। मैंने खुद अंदर जाकर घर का कोना कोना छान मारा, पर मुझे कहीं भी कुछ भी अजीब नहीं लगा। सारे खिड़की, दरवाजे, बेड, अलमारियां सब देखा, पर मुझे वहां कुछ नहीं मिला। फिर मैं उन्हें घर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। संगीता और बेटू को फिर से समझाया और फिर खाना खाते वक्त मैंने उन्हें हंसाने की कोशिश की।
शायद उस बातचीत में कुछ देर के लिए वो सब भूल गए। लेकिन उस पल मेरे मन में एक विचार आया कि अगर मैं आज उसे उस बंद कमरे में ले जाऊं और दिखा दूं कि वहां कुछ नहीं है, तो शायद उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खाना खाने के बाद मैंने बेटे को सुला दिया और संगीता से जिद की और उसे लेकर ऊपर जाने लगा। मेरे हाथ में तब पीतल की पुरानी चाबी थी जो मुझे बाद में सफाई के दौरान मिली थी। जैसे जैसे हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मुझे महसूस हुआ कि घर की हवा भारी होती जा रही है। एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही है, जैसे बरसों पुराने सूखे फूलों की महक हो। ऐसा लग रहा था मानो कोई अंधेरे में खड़ा हमें ऊपर आता देख रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और एक झटके में उस बंद कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे की आवाज उस सन्नाटे में इतनी भयानक लगी कि मेरा अपना दिल कांप उठा। अंदर की उमस भरी हवा मेरे चेहरे से टकराई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हाथ से स्विच बोर्ड टटोला और कुछ बटन दबाए, और बटन दबाते ही एक मध्यम पीला बल्ब जल उठा। कमरे के ठीक बीचों बीच धूल से सनी एक अकेली कुर्सी खड़ी थी। बाकी पूरा कमरा खाली था। फिर भी खाली शब्द वहां के लिए सही नहीं था, क्योंकि वहां किसी की मौजूदगी का एक अजीब सा एहसास था। और वो एहसास इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कमरा खुद ब खुद सांस ले रहा है। संगीता तब दरवाजे की चौखट के बाहर ही खड़ी थी और बाहर से ही पूरे कमरे को टटोल रही थी। उस पल मुझे दीवार के अंदर से एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से मेरा नाम पुकार रहा हो। संगीता को शायद कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर वो बुद्ध बनी उस कुर्सी को देख रही थी। अचानक कमरे के ऊपर से कोई चीज सीधे कुर्सी पर आ गिरी और एकदम से उछलकर कहीं चली गई। एक पल के लिए डर के मारे मेरा शरीर कांप उठा। संगीता भी पीछे हट गई और मैंने भी पीछे हटते हुए अपने आप को संभाला और यहां वहां देखने लगा। उस भारी चीज के गिरने से वो कुर्सी आगे पीछे हिलते हुए चरमराने लगी। तभी कमरे के एक अंधेरे कोने में कुछ हलचल हुई। मैंने नजर टिकाई तो देखा कि वहां एक बड़ा मोटा सा चूहा एक कोने से उछलकर दूसरे कोने में चला गया था। मैंने अपने आप को शांत रखा और बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। और सब करने के बाद मैंने संगीता की तरफ मुड़कर मुस्कुराकर कहा, देखा, कुछ नहीं है वहां, सब तुम्हारा वहम है। बस अंदर छोटे भद्दे चूहे हैं और ये आवाजें उन्हीं की है। और हम नीचे उतरने लगे। पर नीचे उतरते वक्त मैंने कानों में फिर वही आवाज सुनी। ऊपर के बंद कमरे में उस कुर्सी के हिलने की आवाज, और वो आवाज अब भी आ रही थी। मैंने संगीता को तो समझाया था, पर उस रात मैं खुद सो नहीं पाया, क्योंकि भले ही वहां मुझे कुछ दिखाई न दिया हो, पर कुछ महसूस जरूर हुआ था। किसी के न होते हुए भी किसी के होने का एहसास। बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूरी रात मुझे ऊपर के कमरे से किसी के धीरे धीरे चलने की आहट आती रही। सुबह जब रोशनी हुई तो मैंने सोचा कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। मैंने उन सब बातों से अपना ध्यान हटाया और तब कहीं जाकर मेरी आंख लगी। वो कमरा भले ही खाली था, पर उसमें एक अजीब बात थी जो मुझे अंदर ही अंदर डरा रही थी कि वो कमरा खाली दिखता जरूर था, पर वो खाली नहीं था। अगले 2-3 दिनों तक मेरा काम में मन नहीं लगा। मैं खुद उस घर जाते ही अपने आप को बेचैन महसूस करने लगा था। मैंने ज्यादा इंतजार नहीं किया और घर बदलने के लिए अपने दफ्तर में अर्जी दे दी, पर सरकारी काम अपनी रफ्तार से ही चलते हैं। मेरी अर्जी ठंडे बस्ते में डाल दी गई और ऐसे करते करते कुछ और दिन बीत गए। एक रात जब मैं अपनी साइड से लौट रहा था, जंगल के रास्ते में मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे बांस के झुरमुटों के पीछे से
कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मैं किसी तरह घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। संगीता ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे वो फिर से जाकर कमरे में सो गई। मैं हाथ मुंह धोकर रसोई में गया। तभी ऊपर से धमाधम पैरों की आवाज आने लगी, जैसे कोई ऊपर दौड़ रहा हो। और फिर अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। मैं हॉल में भागा। संगीता फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई करा रही थी। मैंने झट से लाइट चालू की और उसके पास चला गया। मैंने उसे संभालते हुए घबरा कर पूछा, क्या हुआ संगीता? क्या हुआ तुम्हें? संगीता का चेहरा खौफ से जम गया था। उसने सिसकते हुए कहा, अचानक कोई मेरे पास आया और मुझे पीछे से धक्का देकर जोर से फर्श पर पटक दिया। मेरी पीठ जल रही है हेमंत। मैंने कांपते हाथों से उसकी पीठ देखी और मेरा दिल एक बार फिर से जैसे कांप उठा। संगीता की पीठ पर एक इंसानी हाथ का निशान उभर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलते हुए हाथ से उसे छुआ हो। उसकी पीठ का मांस झुलस गया था। मैंने तुरंत मरहम निकाला और उसकी पीठ पर लगाया। संगीता तब रोते हुए मुझे कह रही थी, आपको मेरा विश्वास नहीं था ना? आज दोपहर जब साक्षी बाहर खेलने गई थी और मैं सो रही थी, तब मुझे रसोई से बर्तन सरकने की आवाज आई। मुझे लगा कि कोई बिल्ली होगी, पर जब मैं देखने गई तो वहां फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। किसी इंसानी पैरों के निशान जो सीधे ऊपर उस बंद कमरे की तरफ जा रहे थे। आप मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। अब मैं समझ रहा था कि घर में जरूर कुछ न कुछ अजीब बात है, पर फिर भी मैंने किसी तरह उसे शांत किया और कहा कि कल सुबह होते ही हम अपने गांव चले जाएंगे, क्योंकि वो जंगल इलाका था और ऐसे रात में घर से बाहर जाना ठीक नहीं था। पर सच कहूं तो उस वक्त मेरा अपना दिल डर से कांप रहा था। उसे क्या कहूं, कैसे समझाऊं, कुछ समझ नहीं आया। पर मैंने किसी तरह उसे मना लिया और मैं उसे कमरे में ले गया। उसे आराम करने के लिए कहा। उस पल हमारी बेटी आराम से सो रही थी और फिर संगीता के सो जाने के काफी देर बाद मैं वापस रसोई में गया और तब मैंने देखा वहां तब भी फर्श पर हल्के पैरों के निशान थे और वो निशान सीधे बाहर सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। मैं उन पैरों के निशान को देख ही रहा था कि उसी पल मुझे आंगन से एक बहुत ही मधुर लेकिन डरावनी आवाज सुनाई दी। कोई था वहां जो कुछ गा रहा था, कुछ गुनगुना रहा था और उस आवाज में एक अजीब सा आकर्षण और खिंचाव था। मैंने महसूस किया कि वो आवाज मेरे कमरे की ओर से आ रही है। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो साक्षी और मेरी पत्नी दोनों सो रही थी। मैं आहिस्ता से खिड़की के पास चला गया और वहां से बाहर देखा, लेकिन उस वक्त मैंने जो देखा उसने मेरा खून सुखा दिया। रात के उस गहरे सन्नाटे में आंगन के बीचों बीच एक साया बैठा था। मैंने ध्यान से देखा तो वो एक औरत थी। उसके लंबे काले बाल जमीन को छू रहे थे। हवा बिल्कुल बंद थी, पर उसके बाल ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें कंघी कर रहा हो। वो औरत लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी और बीच बीच में वही डरावना गीत गुनगुना रही थी। रात्र खोल होते जाते सावल्या भिंतीवर सरकतात, रात किर झाली सखे
जवाही विझून गेला भीती वाटे पापणीला। वो जो गीत गा रही थी उसका मतलब था कि जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है परछाइयां दीवारों पर सरकने लगती है। ऐसी गहरी रात में कोई साथ नहीं है, जुगनू भी बुझ गए हैं और अब मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज में जो दर्द था मैं उसे अपने अंदर महसूस कर पा रहा था। मैं चाहकर भी अपनी नजर उस पर से हटा नहीं सका। मैं ऐसे खड़ा था जैसे उस आवाज ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं उसे देख ही रहा था कि तभी उसने धीरे से अपनी गर्दन मेरी खिड़की की तरफ मोड़ी और उस औरत ने जैसे ही अपनी गर्दन मेरी तरफ की, मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखों की जगह 2 मांस के गहरे गड्ढे थे जिनमें से एक अजीब सी ठंडी चमक निकल रही थी। पहले तो वो बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, बिना किसी भाव के मुझे घूरती रही जैसे वो मेरे आत्मा में झांक रही हो। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट फैल गई। उसके होंठ उसके कानों तक खिंच गए जिससे उसके चेहरे का मांस फटने लगा और अगले ही पल वो अचानक से दौड़ने लगी। वो सामान्य इंसानों की तरह दौड़ नहीं रही थी, उसकी गति अमानवीय थी। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने से ओझल होते और घर के पीछे जाते देखा। मुझे लगा कि वो चली गई है, लेकिन एक ही सेकंड के भीतर वो घर का पूरा चक्कर लगाकर फिर से ठीक उसी खिड़की के सामने आ गई। इस बार उसे देख मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी उतर गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर वो रुकी नहीं, बल्कि अब उसने घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। वो पागलों की तरह घर के इर्द गिर्द घूम रही थी। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। हर बार जब वो खिड़की के सामने से गुजरती थी उसकी वो भयानक हंसी, वो अजीब सी आवाज मुझे सुनाई पड़ती थी और वो हंसी हर चक्कर के साथ और भी ऊंची और तीखी होती जा रही थी। मैं एकदम से होश में आ गया। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे जिसका खुद मुझे एहसास तक नहीं था। मैंने झटके से पर्दा खींच लिया ताकि मैं उसे देख न सकूं। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं लड़खड़ाकर पीछे हटते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा। उस पल मेरा पूरा शरीर किसी पत्ते की तरह थर-थर कांप रहा था। उस अंधेरे कमरे में मैंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर, राम। लेकिन जैसे जैसे मेरी प्रार्थना की गति और तीव्रता बढ़ी मुझे लगा कि सब कुछ शांत हो जाएगा, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। घर के अंदर का तनाव और भी गहरा और भी भारी होने लगा। बंद खिड़की के बाहर चक्कर लगाने वाली उस औरत की हंसी अचानक रुक गई। पूरे घर में एक जानलेवा सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं था। संगीता और साक्षी दोनों गहरी नींद में थे, जैसे उन्हें पता ही न हो कि वहां क्या हो रहा है। पर उस पल मुझे कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां सरकती हुई दिखाई दी। वो परछाइयां इंसानी शक्ल की नहीं थी, बल्कि लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी, और वो परछाइयां छत की तरफ रेंग रही थी। मैं छत की तरफ देख ही रहा था कि अचानक घर के मुख्य दरवाजे के पास एक जोरदार आवाज हुई। शायद दरवाजा खुल गया था। वो भारी लकड़ी का दरवाजा इतनी जोर से खुला कि जैसे उसे किसी ने कुल्हाड़ी से तोड़ दिया हो। सन्नाटा अब और भी गहरा लगने लगा। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर कमरे से बाहर देख रहा था। मेरी सांसें धीरे धीरे चल रही थी। मेरे कमरे का दरवाजा खुला था, जहां से मुझे हॉल और ऊपर जाती हुई सीढ़ियां साफ दिखाई दे रही थी। तभी हॉल की धुंधली रोशनी में मैंने एक परछाई को अंदर आते देखा। वो धीरे धीरे बिना किसी आहट के चलते हुए कमरे के दरवाजे तक आ गई थी।
और फिर उसने बहुत धीरे से अपना सिर कमरे के अंदर झुकाया और मेरी तरफ झांका। वही चेहरा, उसने अपनी गर्दन को एक तरफ बिल्कुल टेढ़ा कर दिया था, जैसे कोई पक्षी किसी चीज को गौर से देखता है, और उसके चेहरे पर फिर से वही भयानक और लंबी मुस्कुराहट फैल गई। पर वो रुकी नहीं। उसने अपनी गर्दन को उसी टेढ़ी हालत में रखा और वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। और अगले ही पल मुझे सीढ़ियों पर किसी के भारी कदम रखने की आवाज आई, जैसे लकड़ी की उन पुरानी सीढ़ियों पर किसी ने बोझ डाल दिया हो। वो आवाज रुक रुक कर ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। वो चीज बहुत धीरे धीरे ऊपर वाले उस बंद कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मैं बिस्तर पर बेजान पड़ा था। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उठकर लाइट जला सकूं या फिर बाहर भाग सकूं। मैं अब ये जान चुका था कि बाहर जो भी है, मैं उसका सामना शायद कर नहीं पाऊंगा। मैंने अपने आप को चादर में छुपा लिया और वैसे ही बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ वक्त शांत गुजरा। मेरे ऊपर चादर थी, पर मेरी आंखें खुली थी। मुझे याद आया कि घबराहट में मैं कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गया हूं, और तभी ऊपर के उस बंद कमरे से मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत ही धीमी और सुरीली थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी थी। उस पल सन्नाटा इतना भारी था कि मुझे अपनी ही धड़कनें मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। घर की हवा अब ठंडी नहीं बल्कि कड़कती हुई महसूस होने लगी। वो आवाज सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंजने लगी। मेरा हाथ बगल में चला गया जहां संगीता और साक्षी होने चाहिए थे, लेकिन वहां सिर्फ खाली चादर थी। वहां कोई नहीं था। एक अनजाना डर मेरे अंदर जाग उठा। कहीं संगीता या फिर साक्षी ऊपर तो नहीं चली गई, या कोई उन्हें ले तो नहीं गया। और उस ख्याल से मेरी धड़कनें तेज हो गई। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो गुनगुनाने की आवाज अब और साफ हो गई थी और मैं समझ गया कि वो ऊपर ही है। एक अनजान ताकत ने मुझे बिस्तर से उठाया। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन अपनी पत्नी और बच्ची को बचाने की फिक्र मेरे डर से भी बड़ी हो गई थी। मैं दबे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर सीढ़ी चर चर आवाज कर रही थी, जो उस घर के सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे जैसे मैं ऊपर पहुंच रहा था, वो गुनगुनाहट साफ होती जा रही थी। जब मैं ऊपर पहुंचा, तब मैंने देखा कि उस कमरे का वो भारी पीतल का ताला फर्श पर पड़ा हुआ था। ऊपर के कमरे का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, वो अब हल्का सा खुला हुआ था और वहां से अंदर से वही पीली मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर दरवाजे को पूरा खोल दिया। कमरे के अंदर कोहरे जैसी धुंध छाई हुई थी और इसलिए मैं आंखें बारीक कर ध्यान से देखने लगा। वहां अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। धूल से भरी उस पुरानी कुर्सी पर, जो कि कमरे के बीचों बीच थी, उस कुर्सी में संगीता बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसकी गोद में साक्षी लेटी हुई थी। संगीता बहुत ही धीरे धीरे एक लय में साक्षी के बालों में कंघी कर रही थी। साक्षी के बाल अस्त व्यस्त थे और उसके चेहरे पर भी एक अजीब सा पीलापन था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। बिना पलक के झपकाए वो दीवार के एक कोने की तरफ देख रही थी और मेरी पत्नी कुछ गुनगुना रही थी। वो कुछ कह रही थी जिसकी आवाज मैं बाहर से सुन सकता था। वो शब्द किसी पुराने श्राप की तरह उस सन्नाटे में तैर रहे थे। रात गहरी है, खामोश है समा,
मुझे चल रहा है यहाँ। थम गई धड़कन, जम गया है लहू ऐ सखी। क्या तू है या है कोई रोआ? संगीता की कंघी करने की वो सर सर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो साक्षी के बालों को इतनी जोर से खींच रही थी कि साक्षी का सिर पीछे की तरफ झुक रहा था, लेकिन फिर भी साक्षी बिल्कुल शांत थी, जैसे वो गहरी नींद में हो या फिर बेजान हो। मैंने साक्षी की तरफ कदम बढ़ाए और उसे धीरे से पुकारा, साक्षी, साक्षी बेटा, यहां आओ। साक्षी ने अपनी गर्दन धीरे से मोड़ी। उसके चेहरे पर भी ठीक वैसी ही मुस्कान थी जैसी मैंने उस परछाई के चेहरे पर देखी थी। एक खौफनाक मुस्कान जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती। उस पल मेरी नजर उस कोने की तरफ गई जहां साक्षी अभी देख रही थी, और वहां अंधेरे कोने में वो औरत खड़ी थी। उसके हाथ में हरी चूड़ियां थी। उसके बाल उसके कंधों पर किसी जंगली झाड़ी की तरह उलझे हुए थे। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसके होंठ अंधेरे में भी चमक रहे थे। और सबसे डरावनी बात, वो जमीन पर नहीं खड़ी थी बल्कि हवा में तैर रही थी, और उसका एक हाथ साक्षी के सिर की तरफ बढ़ रहा था। वो देख मेरे अंदर का डर जाग उठा। ऊपर के कमरे में संगीता का वो भयानक चेहरा, साक्षी की वो पथराई हुई आंखें, वो सब देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। लेकिन उसी पल मेरे भीतर का पिता जाग उठा। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अभी नहीं भागा, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया, तो शायद हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। शायद मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मैंने जोरदार चीख मारी और साक्षी की तरफ झपटते हुए उस परछाई पर चिल्लाया। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटकर एक झटके में आगे बढ़कर साक्षी को संगीता की गोद से छीन लिया। साक्षी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। वो बेजान थी, अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। मैं साक्षी को उठाकर नीचे की तरफ भागा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं साक्षी को छाती से चिपकाए हुए उन अंधेरी सीढ़ियों से नीचे की तरफ भाग रहा था, और मेरे पीछे से वो अजीब आवाज लगातार आ रही थी, जैसे वो चीज सीढ़ियों पर रेंगती हुई मेरे पीछे आ रही हो। मैं किसी तरह घर से बाहर निकला। दूसरे कर्मचारियों के क्वार्टर्स यहां से करीब आधा किलोमीटर दूर थे। फिर भी कीचड़ और पत्थरों के बीच मैं पागलों की तरह भाग रहा था। मेरे पीछे जंगल की झाड़ियों से वही घिसेटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई साया पेड़ों के बीच से मेरा पीछा कर रहा हो। जंगल का वो सन्नाटा अब जानलेवा लग रहा था, पर मुझे अब किसी बात की परवाह नहीं थी। मुझे बस मेरे परिवार को बचाना था। मैं भागते भागते हाँफने लगा। मेरे पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन साक्षी का ठंडा पड़ता शरीर मुझे रुकने नहीं दे रहा था। आखिरकार मुझे सामने की तरफ एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। वो बिजली के खंभे का पीला बल्ब था। मैंने लड़खड़ाते हुए कर्मचारी कॉलोनी के पहले घर का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया, और बाहर खड़े होकर मैं चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है, कोई है, मैं हेमंत हूं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरी बेटी को बचाओ। भीतर से लाइट जली और किसी ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, और फिर कुछ लोग बाहर आ गए। वो मेरे सहकर्मचारी थे। मुझे इस हालत में और साक्षी को बेसुध देखकर वो घबरा गए। मैंने साक्षी को एक पड़ोसी की पत्नी की गोद में थमाते हुए और फिर हाँफते हुए घर में जो कुछ हुआ था वो सब बता दिया। पड़ोसी पहले तो झिझके, लेकिन मेरी आंखों का खौफ देखकर 3-4 लोग लाठियां और टॉर्च लेकर मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। हम सभी वापस हमारे घर की तरफ दौड़ पड़े। जब हम घर के आंगन में पहुंचे तो वहां का नजारा बदल चुका था। घर का मुख्य दरवाजा, जिसे मैं खुला छोड़कर भागा था, वो अब बंद था। पूरे घर में घोर अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी खिड़की पर मारते हुए कहा, वो ऊपर कमरे में है, जल्दी चलो, हमें जल्दी जाना होगा। हम सब मिलकर दरवाजे पर टूट पड़े। 2-3 धक्कों में दरवाजा टूट गया। हम सब एक साथ ऊपर की तरफ भागे
मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही हम ऊपर के उस कमरे के पास पहुंचे, मुझे फिर वही बर्फीली ठंडक महसूस हुई। मैंने फिर भी धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर सब स्तब्ध रह गए। वो भयानक सी दिखने वाली औरत अब वहां नहीं थी, पर वो पुरानी कुर्सी अब कमरे के एक कोने में उल्टी पड़ी थी और वही संगीता फर्श पर अधमरी हालत में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर वही भयानक पीलापन था। मैंने दौड़कर संगीता का सिर अपनी गोद में ले लिया और उसे झकझोरते हुए पुकारा, संगीता, संगीता, अपनी आंखें खोलो संगीता, देखो देखो हम आ गए हैं। संगीता ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो सांस ले रही थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ चुका था, जैसे उसके भीतर की सारी ऊर्जा किसी ने निचोड़ ली हो और वो एक जीवित लाश की तरह दिख रही थी। हम उसे उठाकर नीचे लेकर आए और तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे हफ्तों तक निगरानी में रखा। उन्होंने कहा कि उसे बहुत गहरा मानसिक सदमा लगा है। वो शारीरिक रूप से स्वस्थ थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। वो बस दीवारों को एकटक निहारती रहती थी और कभी कभी सोते हुए वही धुंधली गुनगुनाहट उसके गले से निकलती थी। मैंने उस रात के बाद एक बार भी उस घर में कदम नहीं रखा और उस घटना के तुरंत बाद मैंने अपनी ट्रांसफर करवाई और फिर अपने परिवार को लेकर वापस अपने गांव चला आया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा चुपता रहा कि वो औरत कौन थी। गांव लौटने के कुछ महीने बाद मेरी किसी काम के सिलसिले में जल संसाधन विभाग के एक पुराने रिटायर्ड क्लर्क यानी देशमुख काका से मुलाकात हुई। तब बातचीत के दौरान पता चला कि उन्होंने उसी इलाके में 30 साल पहले काम किया था। जब मैंने उन्हें उस घर और उस औरत के बारे में बताया, तब उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उस वक्त देशमुख काका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उस हेमंत, उस क्वार्टर का एक बहुत पुराना और दुखद इतिहास है। 1980 के दशक में जब बांध का काम शुरू ही हुआ था, वहां पर एक नहर निरीक्षक अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रहने आया था। वो जिस दिन आए थे उसी रात मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज बारिश के कहर से पास जो नहर बनी थी वो उस रात टूट गई। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। उस औरत का पति साइड पर ही फंसा रहा और उसी में उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ उस ऊपर के कमरे में कैद हो गई। घर के चारों तरफ पानी भर गया था, शायद इसलिए वो दोनों बाहर नहीं निकल पाए। उस औरत ने हफ्तों तक उस कमरे में अपनी मरती हुई बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन शायद वो बचा नहीं पाई। भूख और प्यास से तड़पते हुए उसने अपनी बेटी को अपनी गोद में ले लिया और उसी कुर्सी पर बैठे बैठे दम तोड़ दिया। मरने से पहले वो पागलों की तरह अपनी बेटी के बाल संवारती रही और उसे चुप कराने के लिए लोरी गाती रही। उन्हें वहां आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ था और शायद इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि उस निरीक्षक की पत्नी और बेटी यहां आए हुए हैं। बचाव कार्य में कोई भी उस घर की तरफ गया ही नहीं और वो हफ्तों तक उसी कमरे में बंद रहे। करीबन 3 हफ्तों बाद उनकी लाशें मिली, उसी हालत में, एक दूसरे को गले लगाए हुए। शायद तुम्हें जो भी एहसास हुआ वो इसी के कारण था। काका की बात सुनकर मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। वहां जो भी हुआ था बहुत ही बुरा हुआ था, पर उसकी भरपाई करना अब नामुमकिन था। उनकी कहानी सुनने के बाद मैं वापस घर चला गया। मैं चाहता था कि संगीता को वो कहानी बताऊं, पर मैंने नहीं बताई, क्योंकि आज भी संगीता पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। वो घर के कामों में लग तो जाती है, लेकिन अचानक काम करते करते वो रुक जाती है और शून्य में ताकने लगती है। मैंने वो घर तो छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दी, लेकिन उसके बाद भी आज भी कभी आधी रात को मेरी नींद खुलती है तो मैं देखता हूं कि संगीता खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही होती है। और जब मैं उससे पूछता हूं कि क्या हुआ, बाहर क्या देख रही हो, तो वो मुझे कुछ जवाब नहीं देती।
पर लगता है जैसे वो उस घर में घुट घुट कर मरने की एक अनकही कहानी को अपनी आंखों से बताने की कोशिश कर रही है। पर मैं उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। इन सब में मैंने एक चीज सीखी कि कुछ दरवाजे बंद रहने के लिए ही बने होते हैं और कुछ यादें परछाइयां बनकर हमेशा के लिए उन दीवारों में कैद हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आप बीती आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं, और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को हाइप जरूर कर दे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि। रात गहरी है, खामोश है समा, पर कोई मेरे पीछे चल रहा है यहाँ। थम गई धड़कन, जम गया है लहू ऐ सखी।